वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 23 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के। यह है टेस्ट नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नवंबर 2020 है आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, बताइए। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जो अभी हाल ही में दिए गए 2020 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है। नेशनल वाटर अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्ष 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। यह इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है, ठीक है। और राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और राजस्थान का है तीसरा स्थान। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प द्वारा 11 से 12 नवंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से किया गया है, ठीक है। यानी कल और आज। कुछ आगे देख लीजिए थोड़ा और। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है व्यक्तियों या संगठनों को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग प्रयासों को अपनाने और लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। क्या? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। बहुत आवश्यक है कि लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा हो, पानी की व्यर्थ बर्बादी ना हो, ठीक है, बर्बादी हो ना। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री का नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हर साल 12 नवंबर को यानी आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और इस दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू के नई दिल्ली में आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक हटा देते हैं, यहाँ गलत है ये। अब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है यह दिन 1947 में। गलत है, महात्मा गांधी आए थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो कथन एक सत्य है किंतु दो असत्य है। हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया था जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। तो याद रखना, 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों मनाया जाता है? 1947 में महात्मा गांधी नई दिल्ली का आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे, ठीक है। 12 नवंबर 1947 को पहली बार। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 12 नवंबर से एक प्रश्न है। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए अभी 20 चल रही है, 2020, 2015 की डेट कुछ जल्दी नहीं लग रही। वो विश्व निमोनिया दिवस की बात हो रही है, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा दौड़ाने पर भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, मतलब सवाल करेक्ट हो जाते हैं। तो गलत है स्टेटमेंट, इससे तो पुरानी होगा ना। 2015 तो अभी गए 4-5 साल पहले। तो 2009, पहली बार 2009 में मनाया गया ये, ना कि 2015 में। गलत है स्टेटमेंट। बाकी दूसरा तो पढ़ने से ही करेक्ट लग रहा है। यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है, करेक्ट है। और हर साल 12 नवंबर को यानी आज ही के दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। पहला और दूसरा सही है, केवल सत्य पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। एक कट जाएगा 3 से। तो वर्ल्ड निमोनिया डे यानी हर साल 12 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए
कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार साल 2009 में मनाया गया था, ना कि 2015 में। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह अंतरिक्ष में किसने भेजा है? किसने भेजा है दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह अंतरिक्ष में? चीन ने भेजा है। ये चीन, ऑप्शन नंबर बी। तो चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सेट लॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। रिपोर्ट के मुताबिक यह उपग्रह 5G की तुलना में 100 गुना अधिक तेज है और 6G संचार उपग्रह 6G संचार परीक्षण उपग्रह यानी 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए पुरजोर सहायता करेगा। ठीक है, तो चीन ने भेजा, याद रखिए। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे। 30 मीटर टेलीस्कोप TMT एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है। इसे कहाँ स्थापित करने की योजना है, बताइए। 30 मीटर टेलीस्कोप एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है। इसे कहाँ स्थापित करने की योजना है? अगर भारत में है तो A, C, D में से कुछ भी हो सकता है उत्तर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में नहीं है, सिक्किम के गंगटोक में भी नहीं है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी नहीं है। हवाई द्वीप के मोनाकिया में इसे स्थापित करने की योजना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारतीय खगोलविदों ने, मुद्दा क्या है? भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य का पता लगाने के लिए गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के डिज़ाइन के लिए 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया गेज के साथ समझौता किया है, और ये महिला वैज्ञानिक है। ठीक है, देखिए 30 मीटर टेलीस्कोप TMT एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है जिसे हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित करने की योजना है। एक इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पर आ गया है एंड्रिया गेज का, एस्ट्रोनॉट एंड्रिया गेज, एस्ट्रोनॉमर सॉरी। तो ये है एंड्रिया गेज। अभी हाल ही में 2020 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स की कैटेगरी में। 2 लोग और हैं इनके साथ, 2 वैज्ञानिक और हैं। तो पूरा नाम है इनका एंड्रिया मिया गेज। ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं और क्या हैं, प्रोफेसर हैं फिजिक्स की और एस्ट्रोनॉमी की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस USA में। ठीक है, और इनका जो रिसर्च है उसका फोकस है हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके केंद्र पर। तो अगर बात करें हम नोबेल प्राइज़ 2020 की फिजिक्स में, तो 3 लोगों को मिला है, ये वही 50-50 है पिछली बार की तरह। रोजर पेनरोज को मिला है आधा और बाकी आधा मिला है इन दोनों को, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद SCO के सदस्यों का 20वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। यह जो सम्मेलन है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया। 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भारत की यह तीसरी बैठक थी। देखिए गलती यहाँ पे भी हो सकती है, गलती यहाँ पे भी हो सकती है और गलती यहाँ पे भी हो सकती है, बताइए और सही बताना है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो कोई कहीं नहीं गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह परिषद जो है आयोजित की गई है SCO की। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भारत की यह तीसरी बैठक है, ये सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करिए, C है इसका आंसर। तो संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां सम्मेलन जो है 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है,
इस शिखर सम्मेलन के बारे में जान लीजिए। देखिए, सभी एससीओ सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व जो है उनके प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। इस बैठक में एससीओ सचिवालय के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के कार्यकारी निदेशक और एससीओ के 4 पर्यवेक्षकों के भी अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। कौन कौन से हैं एससीओ के 4 पर्यवेक्षक? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इनको याद रखिए, पूछा जा सकता है अलग से। 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भारत की यह तीसरी बैठक थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है क्या? हाल ही में डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल कोई कानून नहीं है, ना स्वायत्त निकाय है। दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। वर्तमान में डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। देखिए, फिल्म्स और ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, समाचार और करंट अफेयर्स जैसे कंटेंट को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची नियम 1961 में संशोधन किया गया है। इसका अर्थ है कि अब डिजिटल कंटेंट प्रदाता जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जो है प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विनियमित किए जाएंगे। आजकल की वेब सीरीज़ सेक्सुअलिटी और गाली गलौज से भरी है, ठीक है। एक आध सीज़न इसका हिट हो जाता है तो दूसरे को घसीटते रहते हैं बिना मतलब। तो अब ऐसा होगा या वैसे ही चलेगा वो पता चलेगा, ठीक है। फिल्म में क्या कहती हैं? फिल्म जो बॉलीवुड है उसको भी तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मिलता है ना, लेकिन फिर भी क्या रहता है उसमें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हर साल 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को कल मनाया गया होगा। और यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। और एक चीज़ याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फोटो नीचे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार स्कूल ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां देश के भावी नागरिकों का विकास होता है। उन्हें किन्हें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत में आईआईटी और विभिन्न अन्य संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बात करें कुछ इनकी पर्सनल जीवन की या हिस्ट्री की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और संस्था निर्माण के क्षेत्र में योगदान अनुकरणीय है। वह भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार हैं और 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। उन्हें मरणोपरांत कब? 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। खाद्य और कृषि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और हाल ही में भारत ने इस संगठन से बाहर होने की घोषणा की है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था में डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहते जो हर किसी संगठन से बाहर होते फिर। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसकी स्थापना खाद्य और कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 को की गई। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। रोम, इटली में मुख्यालय है तो पता ही होगा आपको। एक और दो सही है, तीसरा वाले को गलत कर दो, जहाँ भी है दो कटेंगे। तो खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञ एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। एफएओ की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाने तथा कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। 1945 को स्थापना, 16 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। और वर्तमान में भारत सहित विश्व के 194 देश इस संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। सक्रिय तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है?
क्या होगा इससे? एक तरह से इनडायरेक्टली प्रदूषण से छुटकारा एक तरह से, है ना। और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की तरफ उन्मुख करना राज्य की जनता को। तो तमिलनाडु है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक बैटरी चालित वाहनों को मोटर वाहन कर से छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक तमिलनाडु राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक परिवहन और गैर परिवहन वाहनों के रूप में सभी बैटरी चालित वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% कर छूट देने का निर्णय लिया है। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है ये। देखिए, राज्य सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट प्रदान करने का निर्णय बीते वर्ष जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुरूप है। राज्य सरकार के इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार पढ़ के प्रैक्टिस, उसके बाद एक बार तो कर ही लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 24 तक पहुँच सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।